प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल द्वारा लक्षणों की वंशागति पे जो अपना काम किया गया था, उसे स्थानीय रूप से, लोकल रूप से कुछ जर्नल्स में 1865 में पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। लेकिन कई कारणों से मेंडल को वो सम्मान नहीं मिला, मेंडल के काम को वो महत्ता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मेंडल का काम अज्ञात रहा और उनमें कुछ एक दो कारण इंपॉर्टेंट जो थे वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। वैसे विस्तार से अपने पुराने वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन मेन जो एक दो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। पहला काम तो ये रहा कि मेंडल के कार्य का प्रचार ना हो पाया, मेंडल के कार्य का प्रचार ना हो पाया। मेंडल ने दरअसल अपना जो काम किया, जो शोध कार्य किया, वो लोकल स्थानीय जो जर्नल होते हैं उनमें प्रकाशित किया। लेकिन स्थानीय जर्नल की दिक्कत ये होती है कि वो बड़े बड़े इलाकों तक नहीं जाता, विश्व के अलग अलग भागों तक नहीं जा पाता, जिस कारण से मेंडल का काम जो है एक निश्चित स्थान तक, एक निश्चित लोकल स्थान तक ही सीमित रह गया। बाहर अन्य शहरों में, अन्य देशों में उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। इसलिए वैज्ञानिकों को ये पता ही नहीं चल पाया कि मेंडल ने क्या शोध किया। दूसरा जो कारण था वो ये था कि मेंडल ने अपनी थ्योरी में कारक शब्द का प्रयोग किया है, और कारक क्या है, फैक्टर क्या है, इसका कोई भी भौतिक प्रमाण मेंडल नहीं दे पाए। तो लोग यही नहीं समझ पाए कि ये कारक है क्या, ना ही मेंडल ये बता पाए कि ये क्या चीज है और किस पदार्थ की बनी है। तो इसलिए भी इनकी थ्योरी पे, इनके शोध पे प्रश्न चिन्ह लगा कि लोग ये नहीं समझ पाए कि वास्तव में फैक्टर है क्या, कारक है क्या। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि मेंडल एक गणितज्ञ थे, ये एक मैथमेटिशियन थे, और जैव घटना के, एक बायोलॉजिकल इवेंट को जो इन्होंने एक्सप्लेन किया वो उन्होंने गणितीय मेथड से किया, स्टैटिकल मेथड से किया। तो बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट थे, जो जैव साइंटिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उनको ये थ्योरी पसंद नहीं आई कि एक बायोलॉजिकल जो घटना है उसका स्पष्टीकरण एक मैथमेटिकल मेथड से दिया जा रहा है। तो ये कुछ मेन कारण रहे जिसकी वजह से मेंडल को अपने शोध का जो क्रेडिट मिलना चाहिए था समय पर, उस समय उनको वो क्रेडिट नहीं मिल पाया। सन 1900 में जब मेंडल की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद तीन वैज्ञानिक थे, डिवरीज, कोरेंस और वॉन शेरमार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की खोज करी। मेंडल की मृत्यु के बाद 1900 में इन तीन वैज्ञानिकों ने जो है मेंडल के जो वंशागति के जो नियम थे, जो वंशागति की जो शोध कार्य था, उनके परिणामों का अध्ययन किया। चूंकि इस समय माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की तकनीक आ चुकी थी, वैज्ञानिक कोशिका विभाजन देखने में माइक्रोस्कोप के माध्यम से समर्थ हो चुके थे, साथ ही केंद्रक के भीतर मौजूद गुणसूत्र की खोज भी उस समय की जा चुकी थी। तो ये जो टाइम था जिस समय इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल की रिसर्च का पुनर्अध्ययन किया, उनके परिणामों की खोज करी, उस समय माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका था, अनेक तकनीकें आ चुकी थी। वैज्ञानिक कोशिका विभाजन को देखने में समर्थ थे, वो ये देखने में समर्थ थे कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र नामक संरचना पाई जाती है। 1902 तक वैज्ञानिकों ने अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की गति का ज्ञान भी कर लिया था। 1902 तक वैज्ञानिकों ने मियोसिस के अंतर्गत किस प्रकार से गुणसूत्र मूवमेंट करते हैं, इसको भी वो माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख चुके थे। जिस कारण से गुणसूत्रों की जानकारी हो जाने के बाद, मियोसिस की क्रिया में गुणसूत्रों की मूवमेंट को समझने के बाद 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी नामक दो वैज्ञानिकों ने गुणसूत्र का व्यवहार भी जीन या कारक के जैसा होता है, इसे स्वीकार किया और वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया।
1902 में सटन और बोवेरी, ये जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बात मानी, क्योंकि ये गुणसूत्र की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर चुके थे, तो उन्होंने ये बात स्वीकार करी कि गुणसूत्र का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो बिल्कुल कारक के जैसा है। कारक जो शब्द का इस्तेमाल मेंडल ने अपने रिसर्च में किया था, जिसको हम आज की डेट में जीन के नाम से जानते हैं। तो सटन और बोवेरी ने कहा कि गुणसूत्र का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, बिल्कुल कारक के जैसा ही है। और उन्होंने इसके बाद वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। इन्होंने क्या किया? क्रोमोसोम की जो एक्टिविटी है उसके माध्यम से मेंडल के नियमों को स्पष्ट किया। सटन और बोवेरी ने समझाया कि कारक जो है जीन है और वो गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो सटन और बोवेरी की थ्योरी से ये क्लियर स्पष्ट हो गया था कि कारक जो वर्ड मेंडल ने यूज किया था, वो कारक ही क्या है? आज के समय में जाना जाने वाला जीन है, जो कि गुणसूत्रों पर पाया जाता है। देखिए, सटन और बोवेरी ने मेंडल के द्वारा जो नियम प्रस्तुत किए गए, जो थ्योरी दी गई थी, उनको कंपेयर किया गुणसूत्र के साथ। मैं एक साइड इस शीट में मैं कारक का लक्षण लिखता हूं और किस प्रकार से सटन और बोवेरी ने उसे गुणसूत्र से कंपेयर किया, वो मैं आपको यहां प्रदर्शित कर रहा हूं। मेंडल ने यह कहा था कि कारक जोड़े में होते हैं। कारक जोड़े में होते हैं। मेंडल ने कहा था कि किसी भी द्विगुणित जीव में जो होता है, जो फैक्टर होता है, वो हमेशा जोड़े में होता है और जोड़े के दोनों फैक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? एलील कहते हैं। जैसे लाल रंग के लिए कैपिटल आर, ये एक आपका क्या है? एक लक्षण के दो एलील हैं, जोड़े में है, कारक आपके जोड़े में है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये सब क्या है? कारकों के जोड़े हैं जिनमें दो एलील्स पाए जाते हैं। तो मेंडल ने यही कहा था पहले कि जो कारक होता है वो द्विगुणित जंतुओं में हमेशा जोड़े में होता है और उस जोड़े में जो दो जीन्स की रूप होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम युग्म विकल्पी या क्या कहते हैं? हम एलील कहते हैं। अब सटन और बोवेरी ने मेंडल की इस पॉइंट को गुणसूत्र की क्रिया में ढाला। उन्होंने कहा कि गुणसूत्र भी समजात जोड़े में होते हैं। जिस प्रकार से कारक आपके जोड़े में हैं, उसी प्रकार से गुणसूत्र भी समजात जोड़े में होते हैं, जिनमें किसी लक्षण के जीन पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं और हम ये कहते हैं कि 46 जो गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं, वो 23 जोड़े में। ये जो 46 गुणसूत्र हैं मनुष्य के, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो कितने जोड़ी है हमारे शरीर में गुणसूत्रों की? 23 जोड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक गुणसूत्र की क्या है? एक जोड़ी है और जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसको हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ मैंने डायग्राम में दिखाया है, एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा ये है, एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा ये है। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ियां होती हैं? 23 जोड़ियां होती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पष्ट कि यहाँ गुणसूत्रों की भी क्या है? जोड़ियां हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे कारक आपके जोड़े में हैं, कारक आपके युग्म में हैं, उसी प्रकार से गुणसूत्र भी क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा होता है और इन्हीं गुणसूत्रों में लक्षणों के जीन या एलील पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट सटन और बोवेरी ने क्लियर किया कि मेंडल ने जो कारक के लिए कहा था, वास्तव में वो गुणसूत्र के ऊपर बिल्कुल क्या बैठता है? फिट बैठता है। पॉइंट जो मेंडल ने दिया था, मेंडल ने कहा था कि युग्मक जनन की क्रिया के दौरान जब युग्मक बनते हैं तो उस समय कारक इस प्रकार से एक दूसरे से पृथक होते हैं कि एक युग्मक में कारक जोड़े में से केवल एक ही कारक जा पाता है। आप मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, या डायहाइब्रिड क्रॉस में भी देखें आप, तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये F1 जनरेशन का कोई संतान है जिसकी जीनी संरचना कैपिटल आर, स्मॉल आर है। ठीक है? तो इसमें दो एलील्स आप देख रहे हैं, दो कारक आप देख रहे हैं। तो जब ये संतान युग्मक बनाएगी तो क्या होगा? ये जो दोनों एलील्स हैं, ये दोनों एलील्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? पृथक हो जाएंगे, विसंयोजित हो जाएंगे और इनमें से एक एलील एक युग्मक के पास और एक एलील दूसरे युग्मक के पास चला जाएगा।
तो मेंडल का दूसरा जो लॉ था पृथक्करण का नियम, उसमें मेंडल ने ये बात स्पष्ट की थी कि युग्मक जनन के दौरान जो है ये जो कारक हैं ये विसंयोजित होते हैं, जो कारकों का जोड़ा है उसमें ये विसंयोजित होते हैं और एक कारक एक युग्मक के पास और एक कारक दूसरे युग्मक के पास चला जाता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एलील्स का जोड़ा है, कारकों का जोड़ा है, जिनमें से कैपिटल आर एक एलील है या कारक है और दूसरा स्मॉल आर एक कारक या एलील है। जब इससे युग्मक बनते हैं तो ये दोनों एलील एक दूसरे से क्या होते हैं, विसंयोजित होते हैं, पृथक होते हैं और एक एलील एक युग्मक के पास और एक एलील एक युग्मक के पास चला जाता है। तो ये मेंडल ने पृथक्करण के नियम में कहा। अब सटन और बोवेरी ने इस थ्योरी को गुणसूत्र के हिसाब से परिभाषित किया, गुणसूत्र की दृष्टि से समझाया। उन्होंने कहा कि युग्मक जनन के दौरान समजात गुणसूत्र इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि एक युग्मक में समजात जोड़े में से केवल एक ही गुणसूत्र जा पाता है। अब यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है। देखिए, आप ये जानते हैं कि जीवों में जो युग्मक बनते हैं उस क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं और युग्मक जनन की क्रिया के अंतर्गत कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ समझने के लिए आपको अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या तकनीकें होती हैं, किस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, किस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। तो तभी आपकी ये बात समझ में आएगी। लेकिन मैं शॉर्टकट में यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से सटन और बोवेरी ने मेंडल के पृथक्करण के नियम को गुणसूत्र की दृष्टि से स्पष्ट किया। यहाँ पे ये कोशिका दिखाई गई है जिसमें दो गुणसूत्र हैं, जिनमें एक गुणसूत्र में आर कैपिटल आर जीन है और दूसरे गुणसूत्र में स्मॉल आर जीन है। ये जीवन अवस्था दिखाई गई है। विश्राम अवस्था के दौरान जब कोई कोशिका जाती है तो उसमें जीवन अवस्था दिखाई गई है। G2 अवस्था आते ही ये जो डीएनए है या ये जो गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए है ये दुगना हो जाता है और इस प्रकार से कैपिटल आर वाला गुणसूत्र ये यहाँ प्रकट हो गया और स्मॉल आर वाला ये, क्योंकि यहाँ पे डीएनए क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। तो G2 अवस्था में ये कोशिका इस प्रकार की दिखाई देगी। अब ये कोशिका जब मियोसिस में प्रतिभाग करती है तो आप जानते हैं मियोसिस फर्स्ट में जाएगी पहले, जहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 गतिविधियां होती हैं। लेकिन यहाँ पे केवल सीधे एनाफेज अवस्था दिखाई गई है आपको। तो यहाँ पे होता क्या है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको कि कोशिका के बीच में मध्य रेखा में ये गुणसूत्र का जोड़ा लग जाता है। अब यहाँ पे हमने केवल एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा लिया है। अगर मनुष्य होगा तो कितने गुणसूत्र के जोड़े होंगे, इस प्रकार से 23 जोड़े होंगे। तो हम एक गुणसूत्र के जोड़े को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर जोड़ा है, ये जोड़े के जो दोनों समजात गुणसूत्र मध्य रेखा पर सज जाएंगे और मियोसिस फर्स्ट मेटाफेज में आते आते क्या होता है कि इन दोनों गुणसूत्र के जोड़ों में से एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर चला जाता है और एक गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से संरचना हो जाएगी, एक गुणसूत्र ऊपर ध्रुव में चला गया और एक गुणसूत्र नीचे वाले ध्रुव में चला गया। और अब क्या होगा आपका कि ये जो दोनों गुणसूत्र अब एक ऊपरी ध्रुव में एक नीचे ध्रुव में चले गए हैं। अब ये कोशिका मियोसिस सेकंड में प्रतिभाग करती है और मियोसिस सेकंड में आते आते क्या होता है, ये जो दोनों गुणसूत्र के टुकड़े हैं जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आधा टुकड़ा एक ध्रुव की ओर और आधा टुकड़ा क्या होगा, एक ध्रुव की ओर चला जाएगा। आप डायग्राम में देखिए, ये जो दोनों गुणसूत्र ऊपर नीचे चले गए थे, ये इन दोनों से हमने ये दो कोशिकाएं बना दी। एक कोशिका में ये गुणसूत्र चला गया, जो ऊपर कोशिका गई थी, ऊपर जो कोशिका बनी उसमें ये कैपिटल आर वाला गुणसूत्र चला गया और जो नीचे से कोशिका बनी उसमें स्मॉल आर वाला गुणसूत्र चला गया। अब इस कोशिका में जो ये गुणसूत्र है कैपिटल आर, अब जब ये मियोसिस सेकंड में प्रतिभाग करता है तो ये गुणसूत्र क्या होता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। आधा टुकड़ा एक ध्रुव की ओर चला जाएगा और आधा टुकड़ा एक ध्रुव की ओर चला जाएगा और इस प्रकार से इस कोशिका से भी आपकी दो कोशिकाएं बन जाएंगी। तो आप देखेंगे कि इससे कितनी कोशिकाएं बन गई, दो कोशिका। इसी प्रकार से ये जो कोशिका है नीचे वाली, इसमें भी जो गुणसूत्र है, इसमें भी मियोसिस सेकंड के दौरान क्या होगा, आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर चला जाएगा और आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर चला जाएगा। गुणसूत्र बीच से क्या होगा, टूट जाएगा और इस कारण से इससे भी दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कोशिका में आधा गुणसूत्र आ जाता है और एक कोशिका में आधा गुणसूत्र आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो दो प्रकार के युग्मक बनने की संभावना है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो आप यहां देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब ये कोशिका से जब युग्मक बने तो इन युग्मकों में कैपिटल आर 50% युग्मकों में चला गया और स्मॉल आर 50% युग्मकों में चला गया। ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ
कि जो दो प्रकार के आपके युग्मक बने उनमें एक ही प्रकार का गुणसूत्र गया, ऐसा नहीं है। 50% गुणसूत्रों में कौन सा गुणसूत्र गया, कैपिटल आर वाला, और 50% जो युग्मक बने उनमें कौन सा गुणसूत्र गया, स्मॉल आर वाला। तो यही बात कही गई थी कि समजात गुणसूत्र विसंयोजित होते हैं और एक युग्मक में समजात जोड़े में से एक गुणसूत्र जाता है और दूसरे में दूसरा। तो इस कोशिका से जब युग्मक बने तो 50% में कौन सा गुणसूत्र चला गया, ये वाला समजात गुणसूत्र चला गया कैपिटल आर, और 50% युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र चला गया, स्मॉल आर वाला गुणसूत्र चला गया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सटन और बोवेरी ने पृथक्करण के नियम को गुणसूत्र के माध्यम से यहाँ स्पष्ट किया। अब देखिए मेंडल ने जो तीसरा नियम दिया था वो दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से स्पष्ट किया था। इस नियम में मेंडल ने यह कहा था कि यदि किसी जनक में दो या दो से अधिक लक्षणों के कारकों का जोड़ा मौजूद है तो जब किसी एक जोड़ी के कारक के बीच में विसंयोजन होता है, पृथक्करण होता है, तो दूसरी जोड़ी के जो कारक हैं वो उस पर प्रभाव नहीं डालते। इनका जो पृथक्करण होता है, विसंयोजन होता है, वो स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, F1 जनरेशन में मान लीजिए ये कोई संतान है जिसकी जीनी संरचना है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई। कैपिटल आर स्मॉल आर ये एक कारक का जोड़ा है जिसमें कैपिटल आर बीज के गोल आकार के लिए और स्मॉल आर बीज के झुर्रीदार आकार के लिए जिम्मेदार है। तो दूसरी जोड़ी है लक्षणों की, कारकों की, उसमें कैपिटल वाई बीज के पीले रंग के लिए और स्मॉल वाई बीज के हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंतर्गत ये कहा गया कि जब इस जनक से युग्मक बनेंगे तो पहली जोड़ी के ये जो दोनों एलिल्स हैं ये जब एक दूसरे से विसंयोजित होंगे तो ये स्वतंत्र हैं कि पहली जोड़ी का कैपिटल आर दूसरी जोड़ी के कैपिटल वाई के साथ युग्मक में चला जाए, या पहली जोड़ी का कैपिटल आर दूसरी जोड़ी के स्मॉल वाई के साथ युग्मक में चला जाए, या पहली जोड़ी का स्मॉल आर स्वतंत्र है कि वो दूसरी जोड़ी की कैपिटल वाई के साथ युग्मक में चला जाए, या पहली जोड़ी का स्मॉल आर स्वतंत्र है कि वो दूसरी जोड़ी के स्मॉल वाई के साथ युग्मक में चला जाए। इसका मतलब इन दोनों एलिल्स के विसंयोजन पर इन दोनों एलिल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन दोनों एलिल्स के विसंयोजन पर इन दोनों एलिल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये एलिल स्वतंत्र हैं दूसरी जोड़ी के किसी भी एलिल के साथ संयुक्त रूप से युग्मक में जाने के लिए। आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ अगर जाता है युग्मक में तो ये युग्मक संरचना होगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ अगर युग्मक में स्थानांतरित होता है स्वतंत्र रूप से तो ये जीनी संरचना होगी, स्मॉल आर अगर कैपिटल वाई के साथ जाता है तो ये युग्मक बनेगा, स्मॉल आर अगर स्मॉल वाई के साथ जाता है तो ये युग्मक बनेगा। तो इस प्रकार से चार प्रकार की युग्मक बनने की संभावना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंतर्गत। अब सटन और बोवेरी ने इस नियम को गुणसूत्रों पर इंप्लीमेंट किया, लागू किया और कहा कि समजात गुणसूत्रों का एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होता है और किस प्रकार से इसे समझाया अब मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। सटन और बोवेरी ने गुणसूत्रों के माध्यम से किस प्रकार से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाया। ये एक कोशिका है जिसमें दो समजात गुणसूत्रों की जोड़ी है। पहले गुणसूत्र की जोड़ी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर की, और दूसरी जोड़ी क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की, और ये विश्राम अवस्था की जीवन अवस्था में है। ये कोशिका G2 अवस्था में जब प्रवेश करेगी तो गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए आप डीएनए जो है क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा और गुणसूत्र आपका इस प्रकार का दिखाई देगा। अब आप देखिए पहली जोड़ी के गुणसूत्र ये हैं और दूसरी जोड़ी के गुणसूत्र ये हैं। अब ये कोशिका मियोसिस में प्रतिभाग करेगी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। तो दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं क्योंकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लगना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो दो प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। पहली संभावना हम यहाँ लेके चलते हैं कि जब ये कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन में जाती है तो क्या होता है, प्रत्येक जोड़ी का जो गुणसूत्र है, समजात जोड़ी का गुणसूत्र, उनमें से एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर चला जाता है और दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर। तो मान लीजिए पहली जोड़ी में से कैपिटल आर ऊपर ध्रुव की ओर चला गया और स्मॉल आर नीचे चला गया, और जो दूसरी जोड़ी है उसमें कैपिटल वाई ऊपर चला गया और स्मॉल वाई नीचे चला गया। तो ऊपर जो कोशिका बनी मियोसिस फर्स्ट में उसकी जीनी संरचना क्या होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जो नीचे बनेगी उसमें कौन से गुणसूत्र आ गए, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक हो गया। अब ये दोनों कोशिकाएं कहाँ गई, मियोसिस सेकंड में। और मियोसिस सेकंड के दौरान क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र मध्य रेखा पर क्या होता है, टूट जाता है। आधा टुकड़ा एक ध्रुव की ओर चला जाता है प्रत्येक गुणसूत्र का और आधा टुकड़ा दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर बी से टूट गया, आधा गुणसूत्र ऊपर आधा गुणसूत्र नीचे, कैपिटल वाई बी से टूट गया, आधा वाई ऊपर आधा वाई नीचे।
तो ऊपर और नीचे जो दो युग्मक बनने की संभावना है वो कुछ इस प्रकार की होगी, दोनों युग्मकों में कैपिटल आर कैपिटल वाई एलील पाए जाएंगे। ठीक हो गया। और ये जो दूसरी कोशिका है जो आपकी नीचे बनी थी वो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाली, जब ये मियोसिस सेकंड में जाएगी तो इससे भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे जिनमें जीनी संरचना क्या होगी, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अगर इस प्रकार से गुणसूत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 50% कैपिटल आर कैपिटल वाई और 50% स्मॉल आर स्मॉल वाई बनने की संभावना है। लेकिन यदि अगर दूसरी अवस्था लें, आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कहा गया है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई से भी जुड़ सकता है और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जुड़ सकता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे दूसरी अवस्था में क्या है, कैपिटल वाई ऊपर गया, स्मॉल कैपिटल आर ऊपर गया, स्मॉल आर नीचे गया। और दूसरी जोड़ी में कैपिटल वाई अब ऊपर नहीं गया, अब वो कहाँ गया, नीचे गया और स्मॉल वाई ऊपर चला गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, कैपिटल वाई ऊपर गया था, लेकिन अब यहाँ पे कैपिटल वाई ने कहा मैं नीचे जाऊंगा, स्मॉल वाई को उसने ऊपर भेज दिया। तो ऊपर जो कोशिका बनी मियोसिस फर्स्ट के दौरान वो ऐसी होगी जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई जीनी संरचना वाला गुणसूत्र होंगे, और जो नीचे कोशिका बनेगी उसमें क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये दो गुणसूत्र होंगे। अब मियोसिस सेकंड के दौरान आपको मैंने बताया प्रत्येक गुणसूत्र दो टुकड़ों में टूट जाएगा, तो इस कोशिका से मियोसिस सेकंड के बाद ये दो कोशिकाएं बनेंगी जिनमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई जीनी संरचना वाले युग्मक बनेंगे। और इस कोशिका से जो दो युग्मक बनेंगे मियोसिस सेकंड के बाद उसकी जीनी संरचना क्या होगी, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। तो इस प्रकार से अगर गुणसूत्रों का पृथक्करण हो, विसंयोजन हो, तो 50% कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले आपके युग्मक बनेंगे और 50% कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाले युग्मक आपके बनेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो गुणसूत्रों के हिसाब से भी मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्ययों का नियम है वो पुष्ट होता है। इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो 25% जो युग्मक बनने की संभावना है वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई एलील वाली। 25% कौन सी युग्मक बनने की संभावना है, स्मॉल आर स्मॉल आई वाई वाले। और 25% कौन सी संभावना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले। और 25% युग्मक बनने की संभावना है कौन से जीनी संरचना वाले, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाले। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नियम जो आपके गैमेट्स बन रहे हैं ये भी चार प्रकार के गैमेट्स बनने की संभावना है जो मेंडल ने कारकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। स्पष्ट हो चुका है कि सटन और बोवेरी ने मेंडल के प्रत्येक नियम को गुणसूत्र के हिसाब से स्पष्ट किया और वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया। अब एक बार गुणसूत्र का जो सिद्धांत है वंशागति का, उसके जो मेन पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। नंबर एक, द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र या कारक जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। युग्मक निर्माण के समय समजात गुणसूत्र व कारक का जो जोड़ा है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सभी युग्मकों में समजात गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र और कारकों के जोड़े में से एक कारक आता है। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के जोड़े का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। ठीक उसी प्रकार से कारक जोड़े का विसंयोजन दूसरे कारक के जोड़े के विसंयोजन से स्वतंत्र होता है। तो ये नियम वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सटन और बोवेरी द्वारा जिस प्रकार से मेंडल के नियमों को गुणसूत्र के सिद्धांत के आधार पे प्रस्तुत किया गया, मेंडल के नियम को सक्सेसफुली सही बताया, गुणसूत्र की दृष्टि से आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।